वृष लगन चंद्रदेव प्रथम भाव में। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में आज चंद्रदेव को प्रथम भाव में विराजमान करके उसके फलों का अध्ययन करेंगे। सूर्य के बारे में वृष लगन में पूरे 12 भावों का पाठ हमारा पोस्ट किया हुआ है, तो आप उनको सुन सकते हैं। मेष लगन के पाठ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सूर्य से शनिदेव तक, तो आप उनको जाके भी श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए यात्रा आगे बढ़ाते हैं वृष राशि में, क्योंकि वृष राशि है तो वृष लगन में वृष राशि ही रहेगी। तो वृष राशि में कृतिका नक्षत्र का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव को प्राप्त है। रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है। मृगशिरा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। प्रायकर जब से मेष लगन से पाठों का शुरुआत किया था, तब से हम ये सब बताते आ रहे हैं आपको। उसका कारण इतना ही था कि एक ही पाठ में आपको इतना कुछ जानने को मिले, जिसको आप नोट भी कर सको, जिसको आप समझ भी सको। और जब तक मेष से लेके कुंभ तक के पाठों का समापन हो, और अगर आप सबको श्रवण कर लिए, तो आपको ये चीज़ जबानी याद हो जाए, मतलब आपके दिमाग में इस तरह से फीड हो जाए कि फिर उसको भूलना ही पॉसिबल नहीं हो। क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग जब प्रिडिक्शन लेवल पे जाते हैं, या अपने घर में या अपनी या परिवार में किसी की कुंडली का जब अध्ययन करते हैं, तो ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है कि कौन से ग्रह आपके कौन से भाव में है, कौन सी राशि पे है, और कौन से नक्षत्र में है, कौन से नवमांश में है। अगर इतना हम लोगों को याद हो जाए तो फिर नवमांश कुंडली देखने की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवमांश, अगर वृष राशि में कोई भी ग्रह 3.20 डिग्री तक हो तो मकर के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक हो तो कुंभ के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक हो तो मीन के नवमांश में रहेगा, और 13.20 डिग्री तक हो तो मेष के नवमांश में रहेगा। 16.40 डिग्री तक, मतलब 13.20 डिग्री से लेके 16.40 डिग्री तक अगर कोई ग्रह वृष राशि में है, तो वो वृष के ही नवमांश में रहेगा। ये चीज़ हम हमेशा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रह फिर वर्गोत्तमी हो जाता है, और वर्गोत्तमी ग्रह अपने बलानुसार हमेशा अच्छे फल देता है। खराब फलों की प्राप्ति वर्गोत्तमी ग्रह से बहुत न्यून मात्रा में, अगर आपके दुख स्थान के भी स्वामी है, अच्छी जगह के स्वामी नहीं है, फिर भी वो खराब फलों में बहुत कुछ कटौती या कंजूसी करते हैं। उसके बाद में 20 डिग्री तक होने से मिथुन के नवमांश में रहेंगे, 23.20 डिग्री तक होने से कर्क के नवमांश में रहेंगे, 26.40 डिग्री तक होने से सिंह के नवमांश में रहेंगे, और 30 डिग्री तक होने से कन्या के नवमांश में रहेंगे। यहाँ पे देव, नर और राक्षस का जो स्वामित्व रहता है नवमांशों में, उसके बारे में एक अलग से पाठ, नवमांश बोल के एक अलग से पाठ हमारा पोस्ट किया हुआ है, शायद 2 महीना हो गया होगा। तो उस पाठ का आप डिटेल में जानने के लिए इनका क्या असर होता है उसको समझ सकते हैं। लेकिन देव को थोड़ी सी प्रिडिक्शन हम यहाँ ये कर देते हैं कि जो भी ग्रह देव नवमांश में होता है, तो देव का मतलब हो गया सत्व गुण की मात्रा उस ग्रह के अंदर, जो भी उस नवमांश में बैठा है उसमें वो सत्व गुण की मात्रा ज़्यादा होगी। मतलब आदमी परोपकारी होगा, सत्य बोलने वाला होगा, सत्यनिष्ठ होगा, और सत्य बोलने वालों के पास ज़्यादा पसंद करेगा उठना बैठना, मतलब एज लाइक देव। तो अगर सांसारिक कामों की बात करें, गृहस्थ जीवन की बात करें, संसार में जन्म लेके परिवार को पालना, थोड़ा बहुत लालच, थोड़ा बहुत परोपकार, ये सब जो होना चाहिए, वो सब की मात्रा आपकी, मतलब लालच तो खत्म और परोपकार बेसी हो जाता है। तो उसमें आपका बहुत कुछ अपग्रेड होता है, लेकिन बहुत कुछ डाउनग्रेड भी होता है, जिसके बारे में उस पाठ में हम डिटेल से समझा चुके हैं। यहाँ पे केवल हल्की हल्की बातें करेंगे, जो जिससे कि पाठ ज़्यादा लंबा ना हो। नर मतलब मनुष्य नवमांश, इसमें रजस गुण होता है, और मनुष्य नवमांश में बैठे हुए ग्रह मृत्यु लोक में जीवों के ऊपर, खासकर इंसानों के ऊपर बहुत अच्छे फल प्राप्त करवाते हैं। अगर वो अच्छे हैं तो बहुत अच्छे, और अगर वो खराब हैं तो बहुत खराब, मतलब संपूर्ण फल अपना देते हैं।
कि मनुष्य नवमांस है तो मनुष्य को लिए भोग करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, वो सब आपको प्राप्त करवाएंगे। अगर वो खराब जगह के स्वामित्व लेके बैठे हैं तो उस स्वामित्व के अनुसार वहाँ से वो क्या क्या फल आपको देंगे वो सब आपको मिलेंगे। जैसे 12वें घर का स्वामित्व लेके बैठे तो 12वें घर से संबंधित फल मनुष्य नवमांस में बैठा हुआ इंसान मनुष्य को पूर्णता से प्राप्त करवाएगा। वैसे ही राक्षस नवमांस मतलब तमोगुण, राक्षस नवमांस का मतलब हो गया राक्षस नहीं होता है, तमोगुण, तो सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। तमस गुण में अगर तमस प्रधान ग्रह बैठे हैं जैसे शनि हो, राहु केतु हो, तो वो सब ग्रह क्या होते हैं कि उसके अनुसार, उस भाव या उस राशि के अनुसार और जहाँ बैठे उस प्लेसमेंट के अनुसार अपना पूर्ण फल वो देंगे। लेकिन अगर आपके शुभ ग्रह जो है, शुक्र है, गुरु है, या बलाबल के अनुसार चंद्रमा है, ये अगर राक्षस नवमांस में आ गए तो अपनी शुभता खो देते हैं। नवमांस कुंडलियों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो ये सब चीज़ समझ में आना बहुत ज़रूरी होता है कि नवमांस कुंडली में आपका ग्रह जाके अगर बढ़िया प्लेसमेंट हो गया, लेकिन अगर वो राक्षस नवमांस में चला गया और वो शुभ ग्रह है आपका, तो फिर उन फलों को प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है। कुछ अजीब तरह के फल मिलते हैं आपको। अच्छे तो मिलेंगे, मतलब संसारिक कामों के लिए आप धन की या और ऐश भोग ये सब आप प्राप्त करेंगे, लेकिन रास्ते चेंज हो जाएंगे। जो हम लोग बोलते हैं ना, संस्कार के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, खानदान के हिसाब से, गांव समाज के हिसाब से जो अच्छे रास्तों से अर्निंग करनी चाहिए, तो वो सब चीज़ों में बहुत फर्क पड़ता है। खासकर देव, नर और राक्षस नवमांस का अगर हम लोग नवमांस कुंडली में अध्ययन करें तब। उसके बाद में बात करते हैं अंश बल की। सम राशि है तो सम राशि में प्रथम 6 अंश तक ग्रह है वो मृतावस्था में रहते हैं, और 12 अंश तक वृद्धावस्था में, 18 अंश तक युवावस्था में, 24 अंश तक कुमारावस्था और 30 अंश तक बाल्यावस्था। इनके विषय में भी बहुत बार हमारा बोला हुआ है। ये पुस्तकों में लिखा हुआ या चैनलों के द्वारा वैसा ही बताया गया है जो हम लोगों को अपने पूर्वजों के द्वारा या उन पुस्तकों के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुआ है। लेकिन इनको लगाना कैसे है वो आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर है। बहुत बार हमने पाठों में ये सब चीज़ का डिटेल में बताया हुआ है कि आपकी लग्न कुंडली का अंश कितना है और ग्रह उसके कितने नज़दीक है। उनसे आपको प्रिडिक्शन में, अभ्यास में जब जाएंगे तो बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। चंद्रमा के विषय में बोला जाता है कि चंद्रमा का कारक भाव एक ही है, चतुर्थ। और सबसे बड़ी खास बात है, हम चंद्रमा के विषय में बहुत बार बोला हुआ है, अलग से भी पाठ हमारा चंद्रमा का, और कई पाठों में हमने चंद्रमा के विषय में बोला है, बहुत कुछ बोला है। अगर आप उन पाठों का अध्ययन करें तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि चंद्रमा क्या है। चतुर्थ भाव, आप ये सोच लीजिए कि सब कुछ है आपके जीवन का। सुख मन का सुख क्या, आपने जो सोचा वो पूरा हुआ, जो मन में इच्छा हुई वो कंप्लीट हुई। जिस चीज़ की आपने इच्छा की, चाहे भोग हो चाहे सुख के संसाधन हो, वो सब आप कंप्लीट करने में लगे रहते हैं या उसको प्राप्त करने में लगे रहते हैं। मतलब पूरे मनुष्य जीवन का हम इसको ये बोलते हैं कि सत्यानाश कर देता है चंद्रमा। और जितने भी अच्छे योगी, साधु, महात्मा, सिद्ध पुरुष, वो जितने भी हुए हैं आज तक इन चारों युगों में, या जब भी ज्योतिष का प्रादुर्भाव जिस समय से चालू हुआ है उस समय से लेकर आज तक जो संस्कार, विधान या प्रथा या नियम जो हम लोगों के पूर्वजों ने बनाए थे, उसको, इस ज्योतिष को पूरी तरह मिक्स करके और ऐसे संस्कार और ऐसे विधान बनाए थे जिसके द्वारा हम लोग इस चतुर्थ भाव को मैनेज कर सके या उसको कंट्रोल कर सके। और आज वर्तमान के समय में ऐसा कुछ नहीं है। प्रिडिक्शन भी बड़ी अलग लेवल की आती है। चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है और चतुर्थ भाव मन से कनेक्टेड है। अब एक बात सोचिए, आप किसी ग्रह से बता दिया धन मिलता है, किसी ग्रह से बता दिया आपको
स्त्रियों का भोग मिलता है, किसी से बता दिया राज्य प्राप्त होता है। ठीक, हम वो सब चीज़ों को किसी को नहीं काटते, लेकिन एक सोचने वाली बात है कि आप मन से ज़रूरत से ज़्यादा बलवान हैं, तो आप क्या करेंगे? जो मन में आया वही करेंगे, क्योंकि मन बलवान है आपका। जिस चीज़ की इच्छा हुई उस चीज़ को प्राप्त करने में लग जाएंगे, जिसके पीछे पड़ेंगे उसको छोड़ेंगे नहीं। और जिसके बारे में उल्टा पुल्टा सुन लिया किसी से भी, कान के कच्चे होते हैं ऐसे आदमी, जो भोगी होते हैं वो कान के बहुत कच्चे होते हैं, तारीफ सुनना पसंद करते हैं, अपनी गलती स्वीकारना उनको अच्छा नहीं लगता। चंद्रमा का ये विशेष मतलब क्या बोले आप, योग समझ लो, रोग समझ लो, या कुछ और समझ लो, जो आपको समझ में आए। लेकिन जितने भी संस्कार बने हैं, नक्षत्रों की जब हम लोग बात करते हैं, आप किसी भी नक्षत्र में पैदा हुआ है, मूल है, गंडमूल है, जो भी है तैन, जितने भी नक्षत्र के बारे में जो जो खराब बताया जाता है, वो सब में किसी में भी पैदा हुआ है इंसान, सबसे खराब वाले में भी अगर पैदा हुआ है, लेकिन अगर उसका चंद्रमा अच्छा है, अगर उसका चंद्रमा मैनेजेबल है, अगर उसका चंद्रमा एक पर्टिकुलर अंशों पे या वर्गों में बैठा हुआ है, नवमांश में बैठा हुआ है, तो वो नक्षत्र दोष का निवारण हो जाता है। लेकिन आप सोचिए, आपकी कुंडली में कितने भी राजयोग हो, कितने भी आप धनी हो, कितने भी आप समृद्ध हो, लेकिन अगर आपका चंद्रमा मैनेजेबल नहीं है, जरूरत से ज्यादा बली है या जरूरत से ज्यादा निर्बल है, तो फिर उन भोगों को भोग के आप अपने आप को उस लेवल तक ले जाएंगे जहां से फिर समय चक्कर वापस रिवर्स होना चालू होगा। और जो हम लोगों के पुराणों में या वेदों में बताया जाता है कि 1,84,00,000 की जूनी भोग के आदमी वापस फिर एक बार मनुष्य जीवन में आता है। मतलब इतनी योनियों में हम लोगों का जन्म होने के बाद में हम लोगों को मनुष्य जीवन मिलता है। और मनुष्य जीवन की खास बात देखिए कि इसी ज्योतिष को पूरी तरह निचोड़ के हम लोगों के पूर्वजों ने संस्कार बनाए थे, और वो संस्कार केवल एक ग्रह के लिए बने थे, सब ग्रह के लिए नहीं बने थे, केवल चंद्रमा के लिए बने थे। आप जो भी संस्कार उठा के देख लो, उसमें केवल यही इंडिकेशन है कि मन को कंट्रोल में रखो। हम लोगों के घरों में प्राय कर रोज मतलब कहीं भी हम लोग जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं, बेटा अपना चंद्रमा देख के जाना, या अपने मन को वश में रखो, या जो मन में आया वही करोगे, ये तो गलत बात है। ये सब चीजें केवल चंद्रमा को इंडिकेशन करती है। तो हम हमेशा बहुत से पाठों में ये बात बोल चुके हैं कि जो आपके मन में आए उसका निरीक्षण करो, आप उसको कंप्लीट मत करो, आप उसके पीछे दौड़ो मत कि ये मन में आया ये करके छोड़ना, नहीं। पहले उस पर रिसर्च करो कि ये मन में आया है और ये करने की प्रेरणा मिल रही है, तो इसका कारण क्या है और इसको करने से प्राप्त क्या होगा, उसके दूरगामी रिजल्ट का अध्ययन करो। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका गुरु और शनि चाहे कितने भी खराब अंशों पे बैठे हो, वो धीरे धीरे एक्टिव होने चालू हो जाएंगे। तो बाकी बातें बहुत है और बहुत से पाठों में हम बताते आ रहे हैं, हर पाठ में कुछ न कुछ अलग बताने का कोशिश करते हैं। चंद्रमा वृष राशि पे उच्च का होता है, उच्च का चंद्रमा आपको, क्योंकि लगन है और लगन आप स्वयं है, आपका शरीर है, आपका मस्तिष्क है, तो ऐसा आदमी मतलब एनी टाइम, उम्र कैसी भी हो सकती है, बड़े बूढ़े भी हो सकते, जवान जैसे दिखते हैं, एक अजब सा ग्लो रहता है चेहरे पे, जिसको आप ये बोल सकते हैं कि इस इंसान के अंदर जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। मतलब एक वशीकरण टाइप का, एक हिप्नोटाइज टाइप का चेहरा होता है ऐसे इंसानों का। गोल हो सकता है, थोड़ा चपटा हो सकता है, लेकिन भरा हुआ होगा, और चेहरे पे मतलब स्किन पे ग्लेज मिलेगा आपको, खासकर वृष राशि का चंद्रमा अगर लगन में हो तो। मस्तिष्क खुरापाती हो सकता है, मतलब ये स्थिर नहीं रहेंगे। हालांकि
वृष लगन स्थिर है लेकिन चंद्रमा स्थिर नहीं है। तो यहाँ पे बड़ा द्वंद्व चलता है आदमी के अंदर, इंसान के अंदर, कि वो मन की सुने या अपने लग्न के जो अंश है और उसके हिसाब से लग्न कितना बलवान है उसकी सुने। वो हमेशा इसी उधेड़ में उनमें लगा रहता है कि करे क्या, कुछ समझ में नहीं आता है उसको, कभी ये करेगा कभी वो करेगा, और किसी में भी उसका सफल होना बहुत मुश्किल है। अगर बहुत ही ज़्यादा बलवान अगर चंद्रमा लगन में बैठ जाए तो आपको हर काम से डिस्टर्ब कर देगा और धीरे 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 वो चीज़ें आपकी सब चीज़ें कुछ न कुछ प्रॉब्लम देनी चालू कर देगी। लेकिन यही चंद्रमा के ऊपर अगर गुरु की दृष्टि मिल जाए या वृष लगन में शनिदेव अच्छे स्थान में हो, अपने स्थान में विराजमान हो, शनिदेव का बल प्राप्त हो जाए, या लग्नाधिपति भी केंद्र या त्रिकोण में बैठे हो और लग्न को बल दे रहे हो, तब ये फिर अच्छा योग बन जाता है। अब यहां से चंद्रमा आपके सप्तम स्थान को देखता है, वृश्चिक राशि को। वृश्चिक राशि को चंद्रमा देखने से हम लोग ये बोल सकते हैं कि नीच राशि है चंद्रमा की। लेकिन आपको कम से कम इतना जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि नीच और उच्च ये हम लोगों को कुछ इंडिकेशन देता है। नीच दृष्टि या उच्च दृष्टि जैसी कुछ नहीं होती, कुछ इंडिकेशन देता है कि अपने से सप्तम स्थान को हर ग्रह अपनी एकदम फ्रंट साइड में इंसान सबको अपनी तरफ देखता है या उसकी तरफ देखता है। सातवें घर में बैठा हुआ लगन को देखेगा और लगन में बैठा हुआ सातवें घर को देखेगा। यहाँ पे चंद्रमा तीसरे का स्वामित्व, मतलब तृतीय स्थान का स्वामित्व लेके जब लगन में बैठता है तो आपका जीवन आपके भाई बहनों और आपके पराक्रम के प्रति समर्पित होगा और पराक्रम के द्वारा आप लाभों की प्राप्ति करेंगे। अब लाभ कैसा होगा वो बाकी ग्रहों के ऊपर डिपेंड है। हालांकि चंद्रमा मन का कारक है तो मन के वशीभूत कुछ ज्यादा रहेंगे। अपने स्थान से ये 11वें में बैठते हैं लगन में होने से, तो लाभ तो प्राप्त होंगे, पराक्रम का भी लाभ होगा, भाई बहनों से भी आपको अच्छा लाभ होगा। भाई बहनों में आप छोटे हो सकते हैं या बड़े हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ सेटिंग आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। तो सातवें स्थान को देखने की वजह से यहाँ पे अगर मंगल बली है, अष्टम स्थान वृश्चिक राशि है और मंगल में अगर अच्छा बल है या दृष्टि है अपने स्थान पे, तो यहाँ पे आपकी पत्नी आपको मैनेज करेगी। लेकिन पत्नी के साथ ट्यूनिंग बिठाने में अगर पत्नी के ग्रह ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे तो आपको फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वृश्चिक राशि एक अलग किस्म की राशि है, ज़्यादा चुप रहने वाली राशि है, कम बोलने वाली राशि है। तो उससे संबंधित जब सप्तम स्थान के फलों की प्राप्ति हम लोग समझे तो कुछ अलग टाइप के फल निकल के आते हैं। कुछ ट्यूनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी साझेदारी का व्यापार हो और हो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वो भी केवल आपके चंद्रमा अगर ज़्यादा बली है उसकी वजह से। अगर चंद्रमा मैनेजेबल है तो सातवें स्थान का भी फल बहुत अच्छा प्राप्त होगा, पत्नी से भी अच्छा सुख मिलेगा, अच्छी पत्नी मिलेगी। यहाँ पे आप वृष लगन में अगर चंद्रमा होता है तो अपना जीवन जरूरत से ज़्यादा छोटे मोटे ट्रेवल में बिताएंगे। मतलब आदमी घूमने फिरने का शौकीन होगा, अलग अलग जगहों। हमने बोला मन का कारक, तो आपका मन होगा कि कभी वहाँ जाए कभी वहाँ जाए, मतलब घूमने फिरने में लगे रहेंगे। तो ऐसे इंसान अगर कोई ऐसा काम करे जो घूमने फिरने से ही संबंधित हो, या कोई ऐसी सर्विस करे जिसकी वजह से उनको बार बार एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना पड़ता हो, लाइक सेल्समैन वगैरह, तो उसके लिए ये योग बहुत बेटर और बहुत उत्तम रहता है। चंद्रमा के विषय में इन पाठों में या पहले के भी पाठों में बहुत कुछ हमने बताया है। अगर हम लोग अपने जीवन में चंद्रमा को मैनेज कर ले, बाकी ग्रहों की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हर जातक की कुंडली में चंद्रमा ही होता है। इसलिए बोला जाता है कि लग्न कुंडली के समकक्ष या कभी कभी
लग्न कुंडली से भी ज्यादा बली चंद्र कुंडली होती है। कारण चंद्रमा पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है और सब जीवों पे असर इनका बहुत ज्यादा होता है। आप प्रैक्टिकल में देख सकते हैं, किसी का चंद्रमा बहुत बलवान है, वो हंसमुख रहेगा, सुखी रहेगा, मीठा बोलने वाला रहेगा, किसी भी परिस्थिति में घबराने वाला नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही चंद्रमा अमावस्या के नजदीक पहुंचता है या अमावस का दिन होता है, आप देखिएगा वो उदास मिलेगा, बिना कोई तकलीफ के दुखी मिलेगा, बिना कोई तकलीफ के मतलब अजीब सा सिम्टम्स उसके दिमाग में या उसके चेहरे पे आपको नजर आएगा। लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ेगी, उसका बल बढ़ेगा, उसके अंदर स्फूर्ति जागृत होगी, वो वापस पहले की तरह ग्लो करने लगेगा, पहले की तरह हंस बोलने लगेगा। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव है, आप कभी भी कर सकते हैं इस चीज़ को। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई बात हो तो आप कमेंट कीजिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।